प्यारे बच्चों, आज हम हरियर काका जो अपना पाठ चल रहा था उसका भाग 2 पार्ट 2 समझेंगे। पार्ट 1 जो था, भाग 1 था आपका, उसमें आपने जो अंतिम अनुच्छेद पढ़ा था उसमें ये था कि जो हरियर काका थे उनकी व्यवस्था ठाकुर बारी में ही कर दी गई और वे वहीं पर उनके लिए एक पलंग, बहुत सुंदर कमरे में उनकी व्यवस्था कर दी गई और उन्हें तरह तरह के व्यंजन परोसने के लिए सेवकों को आदेश दे दिए गए। आगे देखेंगे। इधर शाम को हरियर काका के भाई जब खलियान से लौटे तब उन्हें इस दुर्घटना का पता चला। उन्हें ये सारी बात बाद में पता चली कि जो हरियर काका हैं वो कहाँ हैं। पहले तो अपनी पत्नियों पर वे खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए। क्या पता चला उन्हें जब वो घर से आए कि जो उनकी बीवियां थीं, जो उनकी पत्नियां थीं, उन्होंने उनको खाना वाना नहीं दिया था, जिसकी वजह से उन्होंने थाली फेंक के दलान में और वे खलियान की ओर निकल पड़े हैं। यह सब जब उन्होंने बातों को जाना, जब उन्हें यह सारी घटना का पता चला तो वे अपनी पत्नियों पर खूब बरसे, फिर एक जगह बैठकर चिंतामग्न हो गए, सोच में पड़ गए। हालांकि गांव के किसी व्यक्ति ने भी उनसे कुछ नहीं कहा था। महंत जी ने हरियर काका को क्या क्या समझाया है इसकी भी जानकारी उन्हें नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद उनका मन शंकालु और बेचैन हो गया। शंकालु मतलब संदेह करने वाला, व्याकुल हो गया। दरअसल बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिनकी जानकारी बिना बताए ही लोगों को मिल जाती है। शाम गहराते गहराते हरियर काका के तीनों भाई ठाकुर बारी पहुँचे। उन्होंने हरियर काका को वापस घर चलने के लिए कहा। इससे पहले कि हरियर काका को कुछ कहते, महंत जी बीच में आ गए। आज हरियर को यहीं रहने दो, बीमारी से उठा है, उसका मन अशांत है, ईश्वर के दरबार में रहेगा तो शांति मिलेगी। महंत जी ने उन भाइयों को समझाया कि आज यहीं रहने दो, हरियर काका को शांति मिलेगी, वे बहुत बीमार थे इतने दिनों से। लेकिन उनके भाई उन्हें घर ले चलने के लिए जिद करने लगे। इस पर ठाकुरबारी के साधु संत उन्हें समझाने लगे। वहाँ उपस्थित गांव के लोगों ने भी कहा कि एक रात ठाकुरबारी में रह जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अंततः भाइयों को निराश ही वहाँ से लौटना पड़ा। रात में हरियर काका को भोग लगाने के लिए जो मिष्टान और व्यंजन मिले वैसे उन्होंने कभी नहीं खाए थे। घी टपकते मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही खीर आदि व्यंजन मिले उन्हें। पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से खाना परोसा था। पास में बैठे महंत जी धर्म चर्चा से मन में शांति पहुंचा रहे थे। एक ही रात में ठाकुर बारी में जो सुख, शांति और संतोष पाया वह आपने अब तक के जीवन में, जो उनका अपना जीवन था वह अपने जीवन में अब तक उन्होंने नहीं पाया था। जो हरियर काका थे उन्होंने इतना सुख, शांति, इतना अच्छा व्यंजन अपने जीवन में कभी नहीं पाया था जो उन्हें ठाकुर बारी में मिल रहा था। देव स्थान में रात के खाने के लिए, जो ठाकुर बारी थी उसमें रात के खाने के लिए हरियर काका को जो खाना दिया गया वैसी मिठाइयाँ और तरह तरह का भोजन उन्होंने कभी नहीं खाए थे। ठीक है, वो मैंने कौन कौन से भोजन थे, मालपुए, रसबुनिया, लड्डू, छेने की तरकारी, दही खीर और भी न जाने क्या क्या पुजारी जी ने स्वयं अपने हाथों से उनको परोसे थे। इधर तीनों भाई रात भर सो नहीं सके। भावी आशंका, जो भविष्य की चिंता उनके मन में मथती, बार बार सोचते रहते। क्या कि 15 बीघे खेत, इस गांव की उपजाऊ जमीन, 2 लाख से अधिक की संपत्ति अगर हाथ से निकल गई तो फिर वह कहीं के नहीं रहेंगे। सुबह ही सुबह क्या किया उन्होंने, तीनों भाई पुनः ठाकुर बारी पहुँचे। हरियर काका के पांव पकड़कर रोने लगे, अपनी पत्नियों की गलतियों के लिए माफ़ी मांगने लगे तथा उन्हें दंड देने की बात कही। साथ ही खून के रिश्ते की माया फैलाई। हरियर काका का दिल पसीज गया, मन में उनके दया का भाव जाग गया। वह पुनः वापस घर लौट आए।
क्या हुआ कि वह दोबारा से घर लौट आए। लेकिन यह क्या, इस बार अपने घर पर जो बदलाव उन्होंने लक्ष्य किया उसने उन्हें सुखद आश्चर्य में डाल दिया। घर में सभी लोग बदल चुके थे। घर के छोटे बड़े सब उन्हें सिर आंखों पर उठाने को तैयार। भाइयों की पत्नियों ने उनके पैर पर माथा रख गलती के लिए क्षमा याचना की, मतलब उनसे माफ़ी मांगी। फिर उनकी आप भगत और जो खातिरदारी हुई, आप भगत मतलब सत्कार, वैसी खातिर किसी के यहाँ मेहमान आने पर भी नहीं होती होगी। उनकी रुचि और इच्छा के मुताबिक दोनों जून खाना नाश्ता तैयार, दोनों समय का उन्हें अच्छा अच्छा नाश्ता, अच्छा अच्छा खाना मिलने लगा। 5 महिलाएं उनकी सेवा में हमेशा मुस्तैद मुस्तैद मतलब कमर कसकर तैयार रहती थीं। तीनों भाइयों की पत्नियां और 2 उनकी बहुएं। हरिहर काका आराम से दालान में पड़े रहते, जिस किसी चीज़ की इच्छा होती आवाज़ लगाते ही हाजिर। वे समझ गए थे कि यह सब महंत जी के चलते ही हो रहा है, इसलिए महंत जी के प्रति उनके मन में आदर और श्रद्धा के भाव निरंतर बढ़ते ही जा रहे थे। उन्हें ये क्या लगा कि ये जो सारा बदलाव हुआ है इसके पीछे किसका हाथ है, महंत जी का। अगर महंत जी मुझे नहीं समझाते, वहाँ नहीं रखते, तो ये ऐसी स्थिति नहीं होती। वह अब भी महंत जी को बहुत अच्छा मान रहे हैं, उन्हें उसके पीछे छिपे हुए राज का पता नहीं था। बहुत बार ऐसा होता है कि बिना किसी के कुछ बताए गांव के लोग उसकी तथ्य मतलब वास्तविक घटना से स्वयं वाकिफ हो जाते हैं, परिचित हो जाते हैं। हरिहर काका की इस घटना के साथ ऐसा ही हुआ। दरअसल लोगों की जुबान से घटनाओं की जुबान ज़्यादा पैनी और असरदार होती है। घटनाएं स्वयं ही बहुत कुछ कह देती हैं, लोगों के कहने की ज़रूरत नहीं होती। ना तो गांव के लोगों से महंत जी ने ही कुछ कहा था और ना ही हरिहर काका के भाइयों ने ही। इसके बावजूद गांव के लोग सच्चाई से अवगत हो गए थे। देखिए, आपको पता ही है कि बात जो होती है बहुत जल्दी फैलती हैं, तो यही स्थिति गांव में बन चुकी थी। सभी को पता था असलियत क्या है। फिर तो गांव की बैठकों में बातों का जो सिलसिला चल निकला उसका कहीं कोई अंत नहीं। हर जगह उन्हीं का प्रसंग शुरू। कुछ लोग कहते कि हरिहर को अपनी ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख देनी चाहिए, इससे उत्तम और कुछ नहीं। इससे कीर्ति भी अचल बनी रहती है। कीर्ति मतलब उनकी जो ख्याति, उनकी जो प्रसिद्धि है वो भी गतिहीन रहेगी। इसके विपरीत कुछ लोगों की मान्यता यह भी थी कि भाई का परिवार तो अपना ही होता है, अपनी जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, खून के रिश्ते के बीच दीवार बनानी होगी। अर्थात वो क्या कह रहे हैं कि अगर उन्हें जायदाद नहीं दी गई तो क्या होगा, जो खून के रिश्ते हैं वो क्या होंगे, बदल जाएंगे, आपस में परिवर्तित हो जाएंगे, एक दूसरे पर विश्वास नहीं रहेगा, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएंगे आपस में। तो वो यही कह रहे हैं कि अपनी जायदाद उन्हें ना देना, उनके साथ अन्याय करना होगा, और उन्हें नहीं दी तो खून के रिश्ते के बीच दीवार बन जाएगी। जितने मुंह उतनी बातें, ऐसा ज़बरदस्त मसला पहले कभी नहीं मिला था, इसलिए लोग मौन होना नहीं चाहते थे, अपने अपने तरीके से समाधान ढूंढ रहे थे और प्रतीक्षा कर रहे थे कि कुछ घटित हो। हालांकि ऐसे क्रम में बातें गर्माहट भरी भी होने लगी थी। लोग प्रत्यक्ष मतलब जो सामने दिखाई दे रहा है, और परोक्ष जो सामने दिखाई ना दे, 2 वर्गों में बटने लगे थे। लोग ही आपस में बटने लगे। कोई तो उनके पक्ष में ये बोल रहा था कि अपने भाई मतलब कि ये कह रहा था कि भाइयों को जायदाद दे दो, कोई कह रहा था कि ठाकुरबाड़ी के नाम कर दो। तो इस तरह की पूरे गांव में चर्चा होने लगी और गांव के लोग ही आपस में बटने लगे। आधे एक बात कहते, आधे एक बात कहते। कई बैठकों में दोनों वर्गों के बीच आपस में तू मैं भी होने लगी। कोई लोग बैठ जाते आपस में बातें कर रहे होते, तो 2 जो ग्रुप थे उनमें ही आपस में इस तरह की बहस होती रहती। एक वर्ग के लोग चाहते थे कि हरिहर काका अपने हिस्से की ज़मीन ठाकुर जी के नाम लिख दें, तब यह ठाकुरबाड़ी न सिर्फ इलाके की ही सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी होगी, बल्कि पूरे राज्य में इसका मुकाबला कोई दूसरी ठाकुरबाड़ी नहीं कर सकेगी। उनका ये मानना था कि 15 बीघे ज़मीन जब ठाकुरबाड़ी के पास होगी तो इतनी बड़ी जो ठाकुरबाड़ी है पूरे राज्य में नहीं होगी। इस वर्ग के लोग धार्मिक संस्कारों के लोग हैं, साथ ही किसी न किसी रूप में ठाकुरबाड़ी से जुड़े हैं।
जिनके यहाँ हरिहर जैसे औरत मर्द पल रहे होते हैं। गांव का वातावरण तनावपूर्ण हो गया था और लोग कुछ घटित होने की प्रतीक्षा करने लगे। अब लोगों के मन में ये उत्साह था कि पता नहीं इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा, और सब इन बातों को ही करते थे। जब भी उन्हें मौका मिलता, आपस में कहीं मिलते, तो वो उनके पास एक ही विषय होता, वो यही कि हरिहर काका की जो ज़मीन है वो कहाँ होनी चाहिए, ठाकुर जी के पास या उनके भाइयों के पास। इधर भावी आशंकाओं के मद्देनज़र रखते हुए हरिहर काका के भाई उनसे यह निवेदन करने लगे कि अपनी ज़मीन वे उन्हें लिख दें, उनके सिवाय उनका और अपना है नहीं कौन, उनके सिवाय उनका अपना कोई नहीं है। इस विषय पर हरिहर काका ने एकांत में मुझसे काफ़ी देर तक बात की। अंततः हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी को बनाना ठीक नहीं होगा, चाहे वे अपना भाई या मंदिर का महंत ही क्यों ना हो। हमें अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही अपनी जायदाद अपने उत्तराधिकारियों या किसी अन्य को लिख दी थी, लेकिन उसके बाद उनका जीवन कुत्ते का जीवन हो गया, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं रहा। हरिहर काका बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति हैं, फिर भी इस बदलाव को उन्होंने समझ लिया और यह निश्चय किया कि जीते जी किसी को ज़मीन नहीं लिखेंगे। अपने भाई को समझा दिया, मर जाऊंगा तो अपने आप मेरी ज़मीन तुम्हें मिल जाएगी, ज़मीन लेकर तो जाऊंगा नहीं, इसलिए लिखवाने की क्या ज़रूरत है। पैराग्राफ को समझेंगे एक बार दोबारा से। लेखक कहता है कि अपने भविष्य की चिंता को ध्यान में रखकर हरिहर काका के भाई उनसे प्रार्थना करने लगे कि वे अपने हिस्से की ज़मीन को उनके नाम लिखवा दें। उनके अलावा हरिहर काका की जायदाद पर हक जताने वाला कोई नहीं है। इस विषय पर हरिहर काका ने लेखक से बहुत समय तक बात की और लेखक और हरिहर काका अंत में इस परिणाम तक पहुँचे कि अपने जीते जी अपनी जायदाद का स्वामी किसी को बनाना ठीक नहीं होगा, फिर चाहे वह अपना भाई हो या मंदिर का महंत। क्योंकि लेखक और हरिहर काका को अपने गांव और इलाके के वे कुछ लोग याद आए जिनकी जो जायदाद थी उन्होंने या तो रिश्तेदार या किसी के नाम लिख दी, लेकिन क्या हुआ, उनकी हालत कैसी हो गई, कुत्ते जैसी हो गई थी। हरिहर काका पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह इस गलती को नहीं करना चाहते थे। उन्होंने अपने भाइयों को समझाया कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे बनने के बाद तो ज़मीन तुम्हारी हो जाएगी, तो मुझसे लिखवा क्यों रहे हो, लिखवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उधर महंत जी भी हरिहर काका की टोह में रहने लगे। टोह मतलब खोज में। जहाँ कहीं एकांत पाते कह उठते, विलंब ना करो हरिहर, शुभ काम में देर नहीं करते, चलकर ठाकुर बारी के नाम ज़मीन बया कर दो। बया मतलब वसीयत, जो वसीयतनामा होता है जिसमें ज़मीन को लिखा जाता है कि मैं ये ज़मीन इसके नाम कर रहा हूँ। तो वो कहने लगे कि देरी मत करो और ठाकुर बारी के नाम, ठाकुर जी के नाम अपनी ज़मीन कर दो, बया कर दो मतलब वसीयत लिख दो। फिर पूरी ज़िंदगी ठाकुर बारी में राज करो, मरोगे तो तुम्हारी आत्मा को ले जाने के लिए स्वर्ग से विमान आएगा, देवलोक को प्राप्त होगे। लेकिन हरिहर काका न हाँ कहते और ना कहते। ना कहकर वे महंत जी को दुखी करना नहीं चाहते थे, क्योंकि भाई के परिवार से जो सुख सुविधा उन्हें मिल रही थी वे महंत जी की कृपा से ही। उन्हें पता था कि जितना कुछ अच्छा भोजन व्यंजन अब मुझे मिल रहा है इसमें महंत जी का हाथ है, इसलिए वो महंत जी को ना नहीं कहना चाहते थे, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़मीन उन्हें किसी को नहीं लिखनी। इस मुद्दे पर वे जागरूक हो गए थे, वे सावधान हो गए थे। पर बीतते समय के अनुसार महंत जी की चिंताएं बढ़ती जा रही थीं। जाल में फंसी चिड़िया पकड़ से बाहर हो गई थी। उनका क्या मानना था कि जैसे जाल में कोई चिड़िया फंस जाती है और बाहर निकल जाती है, उसी तरह स्थिति थी कि उनके जाल में हरिहर काका फंस तो गए थे, लेकिन वो फिर निकलते जान पड़ रहे थे कि वो निकल रहे हैं। महंत जी इस बात को सह नहीं पा रहे थे। महंत जी को लग रहा था कि हरिहर धर्म संकट में पड़ गया है। एक ओर वह चाहता है कि ठाकुर जी को लिख दूं, किंतु दूसरी ओर भाई के परिवार के माया मोह में बंध जाता है। इस स्थिति में हरिहर का अपहरण कर जबरदस्ती उससे लिखवाने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प नहीं। उनका क्या मानना था महंत जी का कि इससे अच्छा तो ये है कि हरिहर काका का क्या कर लिया जाए, अपहरण कर लिया जाए, किडनैप कर लिया जाए, और कोई उन्हें उपाय सूझ भी नहीं रहा था।
बाद में हरिहर काका स्वयं राजी हो जाएंगे। उनका मानना था कि जब उनको उठा लिया जाएगा, उनका अपहरण कर लिया जाएगा, तो हरिहर काका खुद सहमत हो जाएंगे। महंत जी लड़ाकू और दबंग प्रकृति के आदमी हैं। अपनी योजना को, दबंग मतलब प्रभावशाली प्रकृति का आदमी है, अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत करने के लिए वह जी जान से जुट गए। अपनी योजना को कार्य रूप में परिणत का अर्थ होता है बेटा जिसमें परिवर्तन हुआ हो, ठीक है। हालांकि यह सब गोपनीयता जो सभी को न बताई जा सके, उसका निर्वाह करते हुए ही वह कर रहे थे। किसी को ना बताते हुए वह यह सब कार्य कर रहे थे। हरिहर काका के भाइयों को इसकी भनक तक नहीं थी। मतलब उनको इसकी भनक मतलब उल्टी, वो जो उड़ती हुई हमारी खबरें होती हैं, उड़ते उड़ते आ जाती हैं हमारे कानों तक, ऐसे भी उनके पास तक वो खबर नहीं पहुंची। बात अभी हाल की ही है। आधी रात के आसपास ठाकुरबाड़ी के साधु संत और उनके पक्षधर भाला गंडासा और बंदूक से लैस एकाएक हरिहर काका के दालान पर आ धमके। हरिहर काका के भाई इस अप्रत्याशित हमले के लिए तैयार नहीं थे। अचानक से जो हमला हुआ, उनके भाई भी तैयार नहीं थे। इससे पहले कि वे जवाबी कार्रवाई करें और गुहार लगाकर अपने लोगों को जुटाएं, जब तक आक्रमणकारी उनको पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। क्या हुआ कि उनका जो घर था हरिहर काका का गांव में, वहाँ पर कुछ लोग आधी रात को आ गए। उनके पास भाला गंडासा बंदूक इस तरह के हथियार थे, और अचानक आके उन्होंने क्या किया, हरिहर काका को अपने पीठ पर लादा और चंपत हो गए मतलब गायब हो गए। और जो उनके भाई थे, अचानक इस हमले से वो कुछ कर भी नहीं पाए। वो इतने कुछ करते, गुहार लगाते, अपनी रक्षा के लिए आवाज़ देते किसी को, लेकिन इतना कुछ नहीं कर पाए उससे पहले कि वो लोग हरिहर काका को लेके गायब हो गए। गांव में किसी ने ऐसी घटना नहीं देखी थी, ना ही सुनी थी। सारा गांव जाग गया। शुभ चिंतक तो उनके यहाँ जुटने लगे। शुभ चिंतक मतलब उनकी भलाई चाहने वाले। लेकिन अन्य लोग अपने दालान और मकानों की छत पर जमा होकर आहट लेने और बातचीत करने लगे। आहट मतलब किसी के आने जाने, बात करने की मंद आवाज़, और इस तरह की बातें धीरे धीरे अपने कानों में इधर उधर कहते हैं कानाफूसी, इस तरह की बातें करने लगे। अप्रत्याशित, आकस्मिक, किसी जिसकी आशा ना रही हो। अप्रत्याशित किसे बोलते हैं? जिसकी आशा ना रही हो। इस तरह की ये घटना हो चुकी थी। लोग आपसी बातचीत कर रहे थे, लोगों के लिए बात करने का मुद्दा बन चुकी थी ये बात। अब क्या होता है आगे देखते हैं। हरिहर काका के भाई लोगों के साथ उन्हें ढूंढने निकले। उन्हें लगा कि यह महंत का काम है। वे मय दल बल ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। मय मतलब वे सागे संबंधी जो थे, उनके जो साथी थे, संबंधी थे, उनके साथ कहाँ पर जा पहुँचे? ठाकुरबाड़ी जा पहुँचे। रोज की भांति, लेकिन वहाँ उन्होंने क्या देखा कि खामोशी और शांति बनी हुई है। रोज की भांति ठाकुरबाड़ी का मुख्य फाटक बंद था। वातावरण में रात का सन्नाटा और सूनापन व्याप्त मिला। सूनापन व्याप्त मिलना मतलब पूरी तरह फैला और समाया हुआ था। वहाँ सब सूना था, सन्नाटा था। उन्हें लगा यह काम महंत का नहीं, बाहर के डाकुओं का है, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसा उन्हें देखने को नहीं मिला था। वे तो हर्जाने की मोटी रकम लेकर ही हरिहर काका को मुक्त करेंगे। उन्हें लगा कि कोई गैंग है, जिसने डाकू हैं कोई, जिन्होंने हरिहर काका को उठा लिया है, और अब तो ये हर्जाना ही मांगेंगे, तब ये हरिहर काका को मुक्त कर सकते हैं। हर्जाना मतलब हानि के बदले दिया जाने वाला धन। तो ये सब उनको लगने लगा कि तभी मुक्त होंगे। फिर क्या हुआ आगे कि खोज में निकले लोग किसी दूसरी दिशा की ओर प्रस्थान करते कि इसी समय ठाकुरबाड़ी के अंदर से बातचीत करने की सम्मिलित किंतु धीमी आवाज़ सुनाई पड़ी। सामूहिक मतलब कुछ लोग आपसी बातचीत कर रहे थे। जब वो जाने वाले थे, उनके भाई जो थे हरिहर काका के, जब वहाँ से प्रस्थान करने वाले थे, जाने वाले थे, तभी उन्हें एक अंदर से ग्रुप की बात करने की धीरे धीरे आवाज़ आने लगी, मतलब धीमी आवाज़ आने लगी। सबके कान खड़े हो गए। उन्हें यकीन हो गया कि हरिहर काका इसी में ही हैं।
अब क्या सोचना, वे ठाकुर बारी का फाटक पीटने लगे। इसी समय ठाकुर बारी की छत से रोड़े पत्थर उनके ऊपर गिरने लगे। ऊपर से कुछ लोग, जो रोड़े कंकड़ होते हैं, उन्हें कंकड़ पत्थरों को मारने लगे। वे तितर बितर होने लगे। वहाँ से क्या हुआ कि वो लोग अस्त व्यस्त हो गए, इधर उधर हो गए। अपने हथियार संभाले, लेकिन हथियार संभालने से पहले ही ठाकुर बारी के कमरों की खिड़कियों से फायरिंग शुरू हो गई। ठाकुर बारी से क्या हुआ कि वहाँ से जो खिड़कियाँ थी ठाकुर बारी की, उनमें से हथियारों से गोलियां चलने लगीं। एक नौजवान के पैर में गोली लग गई, वह गिर गया। उसके गिरते ही हरिहर काका के भाइयों के पक्षधर भाग चले, जो उनके पक्ष में आए थे। तो उनमें से एक आदमी के पैर में जब गोली लगी तो जो और थे वो वहाँ से सब भाग गए। अब उनके भाई, जो तीनों भाई थे, वो ही वहाँ पर रह गए। अपने तीनों के बूते इस युद्ध को जीतना उन्हें संभव नहीं जान पड़ा, इसलिए वे कस्बे की पुलिस थाने की ओर दौड़ पड़े। जब तीनों ने देखा कि हम तीनों इसको नहीं जीत सकते, बूते मतलब अपने बल पर इस युद्ध को नहीं जीत सकते, तो उन्होंने किसकी मदद ली? फिर पुलिस की मदद ली और वो थाने की ओर भाग पड़े। उधर ठाकुर बारी के भीतर महंत और उनके कुछ चंद विश्वासी साधु सादे और लिखे कागजों पर अनपढ़ हरिहर काका के अंगूठे के निशान जबरन ले रहे थे। अंदर क्या हो रहा था कि कुछ महंत जी के जो महंत थे और उनके कुछ जो विश्वासी साधु संत थे, वो क्या कर रहे थे? हरिहर काका से ज़बरदस्ती कागज पे अंगूठा लगवा रहे थे, मतलब ज़मीन अपने नाम करा रहे थे। हरिहर काका को तो महंत के इस व्यवहार से जैसे आसमान से ज़मीन में आ गए थे। भाई उतना विश्वास कर रहे थे वो महंत जी पर, लेकिन क्या हुआ कि सब विश्वास टूट गया। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि महंत जी इस रूप में भी आएंगे। जिस महंत को वे आदरणीय मतलब आदर के योग्य और श्रद्धेय मतलब श्रद्धा के योग्य समझते थे, वह महंत अब उन्हें घृणित, दुराचारी और पापी नजर आने लगा। मतलब कि वह महंत अब उन्हें कैसा? घिनौना, दुष्ट मतलब बुरा आचरण करने वाला और पापी नजर आने लगा। अब वह उस महंत की सूरत भी देखना नहीं चाहते थे। अब अपने भाइयों का परिवार महंत की तुलना में उन्हें ज़्यादा पवित्र, नेक और अच्छा लगने लगा। अब महंत अच्छा नहीं लग रहा है उन्हें, अब कौन अच्छे लग रहे हैं? अपने भाई अच्छे लग रहे हैं। हरिहर काका ठाकुर बारी से अपने घर पहुंचने के लिए बेचैन थे, अर्थात व्याकुल थे। लेकिन लोग उन्हें पकड़े हुए थे और महंत जी उन्हें समझा रहे थे, तुम्हारे भले के लिए ही यह सब किया है हरिहर। अभी तुम्हें लगेगा कि हम लोगों ने तुम्हारे साथ जोर ज़बरदस्ती की है, लेकिन बाद में तुम समझ जाओगे कि जिस धर्म संकट में तुम पड़े थे उससे उबारने के लिए यही एकमात्र रास्ता है। तुम समझ जाओगे कि जिसे तुम अब तक नहीं समझ रहे थे, मैं बस उसी कार्य को कर रहा हूँ। इस कार्य के होने के बाद तुम अच्छे से समझ जाओगे कि तुम जिस धर्म संकट में पड़े थे उससे उबारना मतलब पार निकालने का यही एक रास्ता है। एक और ठाकुर बारी के भीतर जबरन अंगूठे का निशान लेने और पकड़कर समझाने का कार्य चल रहा था, तो दूसरी ओर हरिहर काका के तीनों भाई सुबह होने से पहले ही पुलिस की जीप के साथ ठाकुर बारी पहुंचे। जीप से तीनों भाई और एक दरोगा अर्थात इंस्पेक्टर और पुलिस के 8 जवान उतरे। पुलिस इंचार्ज कौन होता है? जो प्रभारी होता है, जो सब कुछ संभालता है। पुलिस इंचार्ज ने ठाकुर बारी के फाटक पर आवाज़ लगाई, दस्तक दी। दस्तक मतलब दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं। अब पुलिस के जवानों ने ठाकुर बारी को चारों तरफ घेरा डालना शुरू कर दिया। उसके चारों तरफ क्या किया? घेरा डालना शुरू कर दिया। ठाकुर बारी अगर छोटी रहती तो पुलिस के जवान आसानी से उसे घेर लेते। अगर ठाकुर बारी छोटी सी होती तो पुलिस के जवान उसे घेर भी लेते, लेकिन ठाकुर बारी तो बहुत विशालकाय थी, बहुत बड़ी थी। पुलिस के सीमित जवान घेर सकने में असमर्थ साबित हो रहे थे। पुलिस के जो जवान थे उस ठाकुर बारी को घेरने में असमर्थ हो रहे थे, क्योंकि वो बहुत बड़ी थी। फिर भी जितना संभव हो सका उस रूप में उन्होंने घेरा डाल दिया और अपना अपना मोर्चा संभाल सुबह की प्रतीक्षा करने लगे। हरिहर काका के भाइयों ने सोचा था कि जब वे पुलिस के साथ ठाकुर बारी पहुँचेंगे तो ठाकुर बारी के भीतर से हमले होंगे और साधु संत रंगे हाथों पकड़ लिए जाएंगे। रंगे हाथों पकड़ लिए जाने वाले का मतलब
जुर्म करते हुए पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ठाकुर बाड़ी के अंदर से एक रोड़ा, एक छोटा सा पत्थर भी बाहर नहीं आया। शायद पुलिस को आते हुए उन्होंने देख लिया था। जब पुलिस को देखा तो वो समझ गए कि अब क्या करना है, अब रोड़े पत्थर मत मारो, क्योंकि पुलिस भी समझ जाएगी कि अंदर ही सब काम हो रहे हैं। इसलिए उन्होंने सारा कार्य वो बंद कर दिया, जो फायरिंग थी, जो पत्थर मारने का कार्य था। सुबह होने में भी अभी कुछ देर थी, इसलिए पुलिस इंचार्ज रह रहकर ठाकुरबाड़ी का फाटक खोलने और साधु संतों को आत्मसमर्पण मतलब हथियार डाल देने के लिए आवाज़ लगा रहे थे। साथ ही पुलिस वर्ग की ओर से हवाई फायर भी किए जा रहे थे, लेकिन ठाकुरबाड़ी की ओर से कोई जवाब नहीं आ रहा था। सुबह ही सुबह एक वृद्ध साधु ने ठाकुरबाड़ी का फाटक खोल दिया। उस साधु की उम्र 80 वर्ष की अधिक की होगी, 80 से ज़्यादा का थे वो साधु जो थे। वह लाठी के सहारे कांपते हुए खड़ा था। पुलिस इंचार्ज ने उस वृद्ध साधु के पास पहुंचकर हरियर काका और ठाकुरबाड़ी के महंत, पुजारी और अन्य साधुओं के बारे में पूछा, लेकिन उसने कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। उसने कुछ भी नहीं बताया। पुलिस इंचार्ज ने कई बार उससे पूछा, डांट लगाई, धमकियां दी, लेकिन हर बार एक ही वाक्य कहता, मुझे कुछ मालूम नहीं। ऐसे वक्त पुलिस के लोग मारपीट का सहारा लेकर भी बात उगलवाते हैं, लेकिन उस साधु की जो वया देखकर मतलब उम्र देखकर पुलिस इंचार्ज को महटिया जाना पड़ा। महटिया मतलब नज़रअंदाज कर देना पड़ा। पुलिस इंचार्ज के नेतृत्व में पुलिस के जवान ठाकुरबाड़ी की तलाशी लेने लगे, लेकिन न तो ठाकुरबाड़ी के नीचे के कमरे में ही कोई पाया गया और ना ही छत के कमरों में ही। पुलिस के जवानों ने खूब छानबीन की। उस वृद्ध साधु के अलावा कोई दूसरा ठाकुरबाड़ी में नहीं मिला। अब बात आती है हरियर काका कहाँ गए थे, तो ठाकुरबाड़ी में ही। हरियर काका के भाई चिंता, परेशानी और दुखद आश्चर्य से घिर गए। ठाकुरबाड़ी के महंत और साधु संत हरियर काका को लेकर कहाँ भाग गए, यह प्रश्न उनके दिमाग में चलने लगा कि महंत जी कहाँ चले गए हरियर काका को लेके, अब क्या होगा। काफ़ी पैसे खर्च कर पुलिस को लाए थे। अब उनके मन में क्या आने लगा कि हम तो इतने पैसे खर्च कर पुलिस को लेके आए, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। पुलिस के साथ आने के बाद वह अंदर ही अंदर गर्व महसूस कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अब भाई को वे आसानी से घर ले जाएंगे तथा साधु संतों को जेल भिजवा देंगे, लेकिन दोनों में से एक भी कार्य नहीं हुआ। ये पार्ट आपका ये भाग यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे जानेंगे कि हरियर काका कहाँ चले गए, क्या वो जिंदा थे या उन्हें मार दिया गया, क्या कागज़ों पर वसीयतनामा अपने नाम ठाकुरबाड़ी के नाम लिखवा लिया गया, अंगूठे के निशान लगवा लिए गए या नहीं लगवाए गए। इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे भाग 3 में, जो इस पाठ का अंतिम भाग होगा। धन्यवाद।